दोस्तों, अगर ये दुनिया जालसाजियों से भरा हुआ कोट है और हम अंदर ही फंस चुके हैं तो कोई फायदा नहीं होगा कि हम बिना लड़े बाहर आने की कोशिश करें। हम शायद नोटिस ना कर पाए, मगर सच तो ये है कि हमें पावर के लिए रोज ही स्ट्रगल करना पड़ता है। परिवार के अंदर, काम पर या कम्युनिटी में, लगभग हर जगह हमें खुद के लिए लड़ना पड़ता है। हम चाहे या न चाहे, मगर इस दुनिया में रहने के लिए हमें पावर की जरूरत पड़ ही जाती है। इसलिए हमें खुद को किसी हाल में पावरलेस नहीं बनने देना है, क्योंकि ऐसा करके खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। सच बात तो यह है कि जितनी ज्यादा पावर हमें हासिल होगी, हम उतने ही बढ़िया दोस्त, लवर, हस्बैंड, वाइफ और इंसान बन पाएंगे। मगर दूसरों पर या चीजों को अपने पावर में करने से पहले जरूरी है कि हमारा पावर खुद पर और हमारे इमोशन पर हो। जब हमारे साथ कुछ होता है तो उस बात के ऊपर एकाएक इमोशनल रिएक्ट करने की आदत को कैसे कंट्रोल करें, यही हमें सीखना है। क्योंकि हर बात पर तुरंत रिएक्ट करने से रीजनिंग पावर कम होने लगती है। इससे आप किसी बात को क्लियरली सोचे समझे बगैर इमोशन में आकर गलत डिसीजन भी ले सकते हैं। अपने इमोशन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, खासकर बात जब प्यार और गुस्से की हो। इन फीलिंग्स को आप बिल्कुल ही फील ना कर पाए, ये तो हो नहीं सकता, इसलिए ऐसी कोशिश भी ना करें। बस इतना ध्यान रखें कि आपको अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करते वक्त थोड़ा केयरफुल रहना है, क्योंकि पॉसिबल है कि आपके दुश्मन इसे आपके खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप साहनी और आज की बुक है 48 लॉज ऑफ पावर। अब जब आप ये फाउंडेशन समझ गए हैं तो इसके पहले लॉ के बारे में सीखते हैं। दोस्तों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा ना करें, अपने दुश्मनों का इस्तेमाल करना सीखें। हॉन डायनेस्टी खत्म होने के 700 सालों बाद भी चाइना में अफरा तफरी बनी रही। राजगद्दी के लिए छीना झपटी चलती रहती थी। हर नए राजा को मौत के घाट उतार दिया जाता था और आर्मी तख्ता पलट करती रहती थी। पावर की ये लड़ाई खून और मार काट से रंगी हुई थी। ऐसे ही एक राजा को उसके जर्नल्स ने मार डाला और उसके बाद अपने में से ही सबसे स्ट्रांग आदमी को चुनकर उसे राजा बना दिया था। इस नए राजा ने भी अपनी कुर्सी सलामत रखने के लिए अपने सारे पावरफुल आदमियों को मरवा दिया। मगर कुछ साल में वो खुद भी मारा जाएगा, क्योंकि उससे छोटी उम्र वाले नए जर्नल उसके खिलाफ साजिश रचकर उसको और उसके बेटों को मार देंगे। ये पैटर्न यूं ही चलता रहेगा। जो भी राजा बनेगा उसकी जान हमेशा खतरे में रहेगी, क्योंकि उसका हर कोई दुश्मन है। चाइना का एम्पेरर बनने का मतलब है एक अकेला इनसिक्योर राजा जिसके हाथ में कोई असली पावर नहीं है। मगर जब 959 एडी में जनरल चाओ क्युआंग को पावर मिली, तब ये सारा गेम ही चेंज हो गया। वो एम्पेरर सुंग बना। उसे अपनी सिचुएशन के बारे में अच्छे से पता था कि आने वाले कुछ सालों बाद उसका भी खून हो सकता है। उसने इस चीज को रोकने का रास्ता सोचा। राजा बनने के बाद एम्पेरर सुंग ने अपने सभी आर्मी जनरल को पार्टी सेलिब्रेट करने के लिए इनवाइट किया। पार्टी में जब लोग वाइन के नशे में धुत हो गए, तब एम्पेरर ने जनरल्स को छोड़कर बाकी लोगों और गार्ड्स को वहां से चले जाने का हुक्म दिया। अब एम्पेरर के साथ कोर्ट में सिर्फ जनरल्स रह गए थे। उन्होंने सोचा कि एम्पेरर सुंग उन्हें मरवाने का हुक्म देगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। एम्पेरर सुंग ने उनसे कहा, रोज मेरा दिन डर के साए में गुजरता है। खाने की टेबल और मेरे बिस्तर दोनों जगहों पर मुझे मजा नहीं आता। मुझे यकीन है कि आप में से कोई भी अपने साथ यही सब देखने के लिए राजा बनने के सपने नहीं ले रहा होगा। एम्पेरर सुंग की बात सुनकर जनरल्स डर गए। उन्होंने एम्पेरर के खिलाफ कोई साजिश ना रचने और हमेशा वफादार बने रहने का वादा किया। मगर एम्पेरर सियाना था। उसे पता था कि दौलत के लालच में इंसान कुछ भी कर सकता है। एम्पेरर सुंग ने उनसे वादा किया, जिंदगी जीने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि इज्जत और अमीरी में सुकून भरे दिन गुजारे जाए। अगर आप लोग अपना कंट्रोल छोड़ने को तैयार हो तो मैं वादा करता हूं कि आप सबको फाइन स्टेट और दौलत से माला माल कर दूंगा। जनरल्स हैरान थे कि एम्पेरर उन्हें दौलत और सिक्योरिटी देना चाहता है। अब उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं थी। अगली सुबह हर एक जनरल को उसकी पोस्ट डिजाइन कर दी गई और साथ ही उन्होंने एम्पेरर सुंग से अपना रिटायरमेंट भी एक्सेप्ट कर लिया। अब वे अपने अपने स्टेट के नोबेल और मास्टर बन गए थे, जो एम्पेरर ने उन्हें बख्शा था। सिर्फ एक ही झटके में एम्पेरर सुंग ने अपने दुश्मनों को अपना वफादार बना लिया था। एम्पेरर सुंग अपना किंगडम एक ही झंडे के नीचे लाना चाहता था।
दूर साउथ के इलाके हानो में सालों से बगावत की लड़ाई चल रही थी। लियू वहां का राजा था। जब रेबेल ने सरेंडर किया तो एम्पेरर ने उन्हें कोई पनिश नहीं किया, बल्कि उसने राजा लियू को अपने कोर्ट में एक पोजीशन दे दी। यही नहीं, एम्पेरर ने दोस्ती के तौर पर उसे अपने साथ वाइन पीने के लिए इनवाइट किया। पैलेस में एम्पेरर सुंग ने राजा लियू को वाइन का गिलास दिया, पर राजा लियू पीने से डर रहा था क्योंकि उसे लगा कहीं इसमें जहर ना हो। उसने एम्पेरर से कहा, योर मैजेस्टी, मैं जानता हूं कि जो गलती इस गुलाम से हुई है उसकी सजा सिर्फ मौत है, मगर फिर भी मैं आपके सामने जान की भीख मांगता हूं, इसलिए मुझे माफ करें क्योंकि मैं ये वाइन पी नहीं सकता। यह बात सुनकर एम्पेरर हंस पड़ा। उसका कोई इरादा नहीं था राजा लियू को जहर देने का। राजा लियू को यकीन दिलाने के लिए उसने वो वाइन खुद पी ली। उस दिन से राजा लियू एम्पेरर का लॉयल बन गया। जो कभी बहुत बड़ा रेबेल था, अब वही एम्पेरर का सबसे पक्का दोस्त बन गया था। एम्पेरर सुंग ने जनरल को बड़े बड़े एसेट्स गिफ्ट करके होशियारी का काम किया था। अब उनसे एम्पेरर को कोई डर नहीं था। उन्हें मारने से तो अच्छा था कि अपना लॉयल बना लिया जाए, और इससे आर्मी का तख्ता पलट भी हमेशा के लिए रुक गया। एम्पेरर सुंग पहला था जिसने चाइना में सिविल वार और वायलेंस को खत्म किया। सुंग डायनेस्टी 3 सेंचुरी तक चाइना में राज करती रही। वो आदमी जिंदगी भर आपका एहसानमंद रहेगा जिसे आपने मौत की सजा से बचाया हो। ऐसा आदमी आपकी खातिर दुनिया के आखिरी कोने में भी चला जाएगा। जब आप अपने दुश्मनों से दोस्ती कर लेते हैं तो वो आपके दोस्तों से भी ज्यादा भरोसेमंद निकलते हैं। हमारे दोस्त अक्सर लड़ाई ना हो जाए ये सोचकर हर बात पर हामी भर लेते हैं। आपको बुरा न लगे इसलिए वे अपनी क्वालिटी छुपा कर रखते हैं। हो सकता है कि आप उनको इतने अच्छे से नहीं जानते जितना आपको लगता है। हो सकता है कि वे आपसे जलते हो। जब कोई मुसीबत आती है तो अक्सर दोस्त भाग जाते हैं। दूसरी तरफ आपके दुश्मन है जो किसी सोने की खान से कम नहीं है, बस आपको ये खान खोदनी है। अपने इरादे छुपा कर रखें। 17वीं सदी में फ्रांस की एक मशहूर नाचने वाली हुआ करती थी जिसका नाम था निनोन डी लेकोन्स। वो इतनी खूबसूरत थी कि बड़े बड़े पॉलिटिशियन, थिंकर, राइटर उसके प्यार में पागल थे। प्यार के मामले में वो औरत काफी एक्सपीरियंस थी। निनोन ने ये बात जानती थी कि सेडक्शन एक गेम है, एक आर्ट है जिसमें प्रैक्टिस से परफेक्ट बना जा सकता है। धीरे धीरे वो मशहूर होती चली गई। फ्रांस के अमीर घरों के लड़के उसके पास आते थे। वो उन्हें प्यार करना सिखाती थी। उन्हीं में से मर्क्यूस डी सेविने भी एक था। मर्क्यूस 22 साल का ही था। वो बहुत अमीर और हैंडसम था, मगर प्यार के मामले में बिल्कुल अनाड़ी था। तब तक निनोन 62 साल की हो चुकी थी, फिर भी काफी फेमस थी। उसने मर्क्यूस की स्टोरी सुनी। उसे एक जवान और सुंदर काउंटेंस से प्यार हो गया था, मगर उसे समझ नहीं आ रहा था कि अपने प्यार का इजहार कैसे करे, और इस चक्कर में उससे बहुत गलतियां भी हुई। सबसे पहले तो निनोन ने मर्क्यूस को समझाया कि प्यार किसी जंग से कम नहीं है। उसने समझाया कि मर्क्यूस को अपना हर स्टेप प्लान करना पड़ेगा और फिर ध्यान से उस प्लान को एग्जीक्यूट करना होगा। निनोन ने मर्क्यूस से कहा कि अब प्यार की जंग के लिए तैयार हो जाए। उसे काउंटेंस से दूरी बनानी होगी और उसको इग्नोर करना पड़ेगा। मर्क्यूस जब काउंटेंस से दोबारा मिला तो एक दोस्त की तरफ मिला। उसकी इस हरकत से काउंटेंस को लगा कि वो सिर्फ दोस्ती करना चाहता है। वो इस बात से थोड़ी कंफ्यूज हो गई। अब अगला स्टेप था काउंटेंस को जलाना। मर्क्यूस हसीन और जवान लड़कियों के साथ पूरी पेरिस में घूमने लगा। इसे काउंटेंस खूब जली और उसे यकीन हो गया कि सारी लड़कियां मर्क्यूस को पाना चाहती। निनोन ने एक्सप्लेन किया कि औरत ऐसे मर्द को चाहती है जिसे पीछे पहले से ही बहुत सी औरतें। ऐसे आदमी का प्यार जीतने में उसे ज्यादा खुशी मिलती है। काउंटेंस को कंफ्यूज करने और जेलस फील कराने के बाद उसे सेड्यूस करने का यही सही टाइम होगा। मर्क्यूस को अब अपना रूटीन चेंज करना था। उसका कोई अगला कदम बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल होना चाहिए। उसे उन इवेंट्स को अवॉइड करना था जहां काउंटेंस के आने के चांसेस थे, और उन सैलून्स में जाना था जहां काउंटेंस अक्सर जाती थी। 2 हफ्तों बाद ही मर्क्यूस इन सारे स्टेप्स में माहिर हो गया। निनोन उसकी प्रोग्रेस नोट करती थी। उसके जासूस उसे सारी खबर पहुंचाते थे। वो खूब हंसती थी जब मर्क्यूस आकर उसे सारी कहानियां सुनाता था। निनोन ने सुना कि वो खूबसूरत काउंटेंस अब मर्क्यूस के लिए बेकरार हो गई थी। वो उसके बारे में पूछताछ करती रहती थी। सोशल अफेयर्स में वो मर्क्यूस को देखती रहती थी। निनोन को यकीन हो गया था कि अब काउंटेंस को भी मर्क्यूस से प्यार हो गया है।
कुछ ही दिनों में वो उसकी हो जाएगी, मगर तभी एक गड़बड़ होगी। मर्क्यूरियस काउंटेस से उसके घर मिलने गया था, जहां वहां उससे मिलने को वो डेस्परेट हो गया। वो रिनोन की एडवाइस भूल गया और उसका उल्टा कर दिया। उसने काउंटेस का हाथ पकड़ लिया और अपने प्यार का इजहार कर दिया। उसकी इस हरकत से काउंटेस शॉक्ड रह गई और तुरंत अपना हाथ छुड़ा लिया। जैसे जैसे रात ढलती गई, वो खूबसूरत लड़की मर्क्यूरियस को अवॉइड कर रही थी। उसने उसे गुड नाइट भी नहीं कहा और बाहर तक छोड़ने भी नहीं आई। मर्क्यूरियस जब दोबारा उसके घर गया तो उसे बताया गया कि काउंटेस कहीं बाहर गई हुई है, मगर मर्क्यूरियस उसके घर कई बार गया। फिर एक दिन काउंटेस उसे अंदर बुला लिया, मगर अब सब कुछ बदल चुका था। जो काउंटेस उसे चाहने लगी थी, वो अब मर्क्यूरियस को देखकर अनकंफर्टेबल और ऑकवर्ड फील कर रही थी, और इस तरह एक लव स्टोरी का एंड हो गया। ज्यादातर लोग हर वक्त वही बोलते हैं जो फील कर रहे होते हैं। वे सबके सामने अपना ओपिनियन रख देते हैं। ऐसे लोग अपना इंटेंशन और प्लान तुरंत सबको बता देते हैं। हालांकि हम इंसानों के लिए ऐसा करना बड़ा ही नेचुरल और आसान है, मगर लोगों से अपनी बातें छुपा कर रखना इतना आसान नहीं होता। उसके लिए एफर्ट करना पड़ता है। और सबसे बढ़कर हम में से बहुत से लोग ये मानते हैं कि ऑनेस्टी एक अच्छे इंसान होने की निशानी है। इससे आप सबका दिल जीत लेंगे, मगर कभी कभी ये सच नहीं होता। ऑनेस्टी असल में एक ब्लंट स्टेटमेंट की तरह है, जो बचाने से ज्यादा काटने का काम करता है। जब आप जरूरत से ज्यादा ऑनेस्ट बनते हैं, तब आप प्रेडिक्टेबल बन जाते हैं। ना तो लोग आपसे डरेंगे और ना ही रिस्पेक्ट करेंगे। पावरफुल बनने के लिए यही सही होगा कि ऑनेस्टी को साइड में रखा जाए। अपने ट्रू इंटेंशन को छुपाना सीखिए, ये आपके बहुत काम आएगी। लोग उसी पर यकीन करते हैं जो वो देखते सुनते हैं। धोखा देना ज्यादा आसान होता है। ऐसा शो कराइए जैसे आप कुछ और चाहते हैं। इससे आप पूरे फ्री होकर अपने रियल गोल्स पर ध्यान दे सकते हैं। सेड्यूक्शन के गेम में कॉन्फ्लिक्ट लाएं, जैसे एक ही वक्त में चाहत और बेरुखुद दोनों दिखाएं। इससे ना सिर्फ वो भटक जाए, बल्कि आपको पाने के लिए अंदर तक आग भड़क। कभी भी अपने मास्टर से आगे ना निकले। गैलीलियो गैलीली एक इटालियन साइंटिस्ट थे। सन 1600 के शुरुआती दिनों में वो बड़ी प्रॉब्लम से गुजर रहा था, क्योंकि उसे अपने रिसर्च की फंडिंग के लिए रूलर्स पर डिपेंड रहना पड़ता था। गैलीलियो ने जितनी भी डिस्कवरीज और इन्वेंशन किए, वे सब उसके रूलर्स को डेडिकेटेड थे। तब रिनेसेंस के टाइम में हर साइंटिस्ट को यही करना पड़ता था। जब उसने मिलिट्री कंपास का इन्वेंशन किया तो उसको वो ड्यूक ऑफ गेंगोजा के सामने पेश करना पड़ा। उसने इस कंपास को यूज करने के बारे में एक किताब भी लिखी थी। ये किताब गैलीलियो ने मेडिसी फैमिली को दी थी। डीक और मेडिसी दोनों बहुत इंप्रेस हुए और उन्होंने गैलीलियो को और स्टूडेंट दिए। हालांकि गैलीलियो ने कई ग्रेट डिस्कवरी की, फिर भी उनके रूलर्स हमेशा उन्हें बस गिफ्ट देकर पे करते थे, कभी कैश नहीं देते थे। इससे गैलीलियो हर चीज के लिए अपने रूलर्स पर डिपेंड रहते थे। अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए उन्हें अपने रूलर्स का फेवर लेना पड़ता था। 1610 में गैलीलियो ने जुपिटर के मून की डिस्कवरी की। इस बार उसने एक नई स्ट्रेटेजी अपनाई। उसने अपनी डिस्कवरी को अपने हर पैट्रोन के हिसाब से बांट दी, जैसे किसी के लिए टेलीस्कोप, दूसरे के लिए कोई किताब वगैरह वगैरह। इस बार गैलीलियो ने मेडिसिस पर फोकस किया। उसने जुपिटर के मून की डिस्कवरी उसके नाम कर दी। यह बहुत बढ़िया टेक्निक थी, क्योंकि जुपिटर हमेशा से ही मेडिसी फैमिली का सिंबल रहा था। क्योंकि मेडिसी फैमिली के फाउंडर कोसिमो एक जुपिटर को बहुत पावरफुल गॉड मानते थे। ग्रीक माइथोलॉजी में जुपिटर को ज्यूस कहा जाता है। कोसिमो एक ने जुपिटर को मेडिसी डायनेस्टी के पावर का सिंबल मान लिया था। उसने 1540 में मेडिसी की फाउंडेशन की थी। गैलीलियो ने अनाउंस किया कि उसने जुपिटर के मून्स की खोज कोसिमो II के कोरेशन डे पर की थी। उसने सारे इटली और कोर्ट के आगे मेडिसी को ये ऑनर दिया। जुपिटर के 4 मून हैं। गैलीलियो ने दावा किया कि चारों मून कोसिमो II और उसके 3 भाइयों का सिंबल है। चारों मून्स जुपिटर के चारों तरफ उसी तरह घूमते हैं जैसे मेडिसी के फाउंडर कोसिमो I के चारों बेटे। ये सब करके गैलीलियो ने पूरे इटली को ये दिखाने की कोशिश की कि मेडिसी डायनेस्टी को हेवन की ब्लेसिंग्स मिली हुई है। गैलीलियो ने एक एल्बम भी बनवाया जिसमें आसमान में 4 स्टार्स के बीच में गॉड जुपिटर को दिखाया गया था। उसने इस एल्बम को कोसिमो II के नया सिंबल बनाकर पेश किया। गैलीलियो ने जो एफर्ट किया उसके काम आया। उसी साल कोसिमो ने उसे राज्य का ऑफिशियल मैथमेटिशियन और फिलोसोफर बना दिया। अब उसे पूरी सैलरी मिलने लगी थी। अपने इस काम की वजह से अब वो किसी
पैटर्न पर डिपेंड नहीं था। अब उसे किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं थी। सारे मास्टर अपने सब्जेक्ट के सुपीरियर बनना चाहते हैं। उन्हें ये डर होता है कि उनके सब्जेक्ट उनसे ज़्यादा इंटेलिजेंट और ब्रिलियंट ना बन जाए। उन्हें इन्वेंशंस और साइंस डिस्कवरी से कोई लेना देना नहीं होता। उन्हें तो बस अपने नाम और अपनी शान की फिक्र रहती है। मेडिसी फैमिली का नाम आसमान के सितारों से जोड़कर गैलीलियो ने उन्हें और भी ज़्यादा ऑनर दिया था। गैलीलियो जैसे इंटेलिजेंट लोगों से उनके मास्टर इसलिए इनसिक्योर रहते हैं क्योंकि वे नहीं चाहते कि वे बस इन फाइनेंसर रहें। वे इन इन्वेंशंस और डिस्कवरीज में अपना नाम भी चाहते हैं। वे दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि वे पावरफुल भी हैं और इंटेलिजेंट भी। गैलीलियो ये बात खूब अच्छे से समझते थे, तभी उन्होंने मेडिसी फैमिली की इतनी खुशामद की। गैलीलियो ने खुद को रूलर से ज़्यादा इंटेलिजेंट दिखाने की कोई कोशिश नहीं की, तभी उनके मास्टर भी उनसे इनसिक्योर नहीं थे, बल्कि उसने अपने मास्टर मेडिसी फैमिली को हेवनली बॉडीज के साथ जोड़कर उनका स्टेटस इटली में ऊंचा कर दिया था। उसने खुद से ज़्यादा अपने मास्टर की शान बढ़ाई, जिससे खुश होकर उसके मास्टर्स ने उसे खूब इनाम दिए। ये आपके लिए डेंजरस बात है अगर आप अपने मास्टर की इनसिक्योरिटी की वजह बनते हैं। आपको हर हाल में अपने मास्टर की खुशामद करनी है, पर ऐसा चालाकी से करें। ले जाने दे सारा क्रेडिट अपने मास्टर को। उन्हें हरगिज ये ना दिखाएं कि आप उनसे ज़्यादा ब्रिलियंट हैं। मासूमियत से अपना काम करते रहें। हर काम में मास्टर की सलाह जरूर लें। अगर कोई कमाल का आइडिया आपके दिमाग में आता भी है तो उसका क्रेडिट भी मास्टर को दे दें। अगर आप अपनी पावर चाहते हैं तो अपनी खूबियों को छुपा कर रखें। लोगों को नाम कमाने दें, आप उन्हें बिल्कुल भी इनसिक्योर फील ना कराएं। जब आपका वक्त आएगा तब यही बात आपके लिए एक एडवांटेज बन जाएगी। उतना ही बोले जितनी जरूरत हो। बहुत पहले फ्रेंच कोर्ट में ये रिवाज था कि स्टेट इश्यूज पर पहले डिस्कस किया जाता था, फिर उन्हें राजा के सामने पेश करते थे। नोबल्स और मिनिस्टर्स के बीच कई दिनों तक बहस चलती रहती थी। फिर उन्हें अपने 2 रिप्रेजेंटेटिव चुनने होते थे। दोनों ल्यूस 14वें के आगे बारी बारी से अपने व्यूज एक्सप्लेन करते थे। अब राजा को डिसाइड करना था कि स्टेट इश्यूज के लिए कौन सा रेजुलेशन बेस्ट रहेगा। आखिर में रिप्रेजेंटेटिव राजा के पास आए। उन्होंने इश्यूज रखे और उन्हें रिजॉल्व करने के 2 बेस्ट पॉसिबल टेक्टिक्स भी बताए। लुइस 14वां बस सुनते रहे। उनके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। जब वे लोग अपनी बात पूरी कर लेते तो राजा कहते हैं कि मैं देखता हूँ, और बस यही बोलकर वो कोर्ट से चला जाता है। लुइस 14वां उस सब्जेक्ट पर कभी फिर बात नहीं करता था। उसके कोर्टमैन को कुछ दिन बाद पता चलता था कि उसने क्या डिसीजन लिया था, क्योंकि तब तक लुइस स्टेट इश्यूज पर काम करवा चुका होता था। उसकी चुप्पी से किसी को भी ये पता नहीं चलता था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। उसके अगले स्टेप को प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल होता था। उसकी चुप्पी की वजह से ही उसके दरबारी लोग बातें करते रहते थे और वो सबके दिमाग की बात जान लेता था, मगर उसके दिमाग में क्या है ये किसी को पता नहीं चलता था। लुइस 14वां उन लोगों से मिली कॉन्फर्मेशन को उनके खिलाफ भी इस्तेमाल करता था, जिसकी वजह से वो बहुत पावरफुल बन गया था और लोग उससे डरते थे। वह किसी को भी उकार फेंक सकता था क्योंकि उसने सबकी कमजोरी मालूम थी। तो इस तरह से साइलेंस लुइस 14वां का सबसे बड़ा हथियार था। अपनी बातों को लिमिट रखने से न सिर्फ आप पावरफुल बनेंगे, बल्कि इससे आप कई गलतियां करने से भी बच सकते हैं। जब आप बिना सोचे बोल देते हैं तो कई बार गलत या बेवकूफ़ी की बात भी बोल देते हैं और इससे आप मुसीबत में पड़ जाते हैं। साल 1825 में रशिया में एक रिवोल्यूशन हुआ था। निकोलस I तब नया जार बना था, मगर लिबर्ट्स चाहते थे कि रशिया एक मॉडर्न कंट्री बने। यहाँ की इकोनॉमी और गवर्नमेंट बाकी यूरोपियन कंट्री के साथ कदम से कदम मिलाकर चले। पर निकोलस I ने आखिर डिसेंबरिस्ट अपराइजिंग में इस रिवोल्यूशन को कुचल दिया था। उसने हुक्म दिया कि रिवोल्यूशन के लीडर कोद्रेंती रेलिव को फांसी पर चढ़ा दिया जाए। रेलिव के गले में फांसी का फंदा था और वो एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा था। उसके पाँव में पास दरवाजे खुले हुए थे। तभी उसके फंदे की रस्सी टूट गई और वो जमीन पर गिर पड़ा। उस जमाने में किसी मुजरिम के फंदे की रस्सी टूटना ऊपर वाले का चमत्कार मानी जाती थी और अक्सर मुजरिम को छोड़ दिया जाता था। लेकिन रेलिव खड़ा हुआ और भीड़ के सामने चिल्लाकर, देखो आप लोगों ने, रशिया में इन लोगों को कोई काम नहीं आता, यहाँ तक कि उनसे एक ढंग की रस्सी भी नहीं बनाई जाती।
राजा का मैसेंजर तुरंत जार के पास गया और उसे पूरी बात बताई। निकोलस एक बड़ा डिसअपॉइंट हुआ कि रेलिव्यू की फांसी टल गई। मजबूरी में उसे रेलिव्यू के माफीनामे पर साइन करने पड़े, मगर साइन करने से पहले उसने मैसेंजर से पूछा, क्या रेलिव्यू ने इस चमत्कार के बाद कुछ कहा? इस पर मैसेंजर ने जवाब दिया, सर, उसने कहा कि रशिया में लोगों को एक रस्सी तक बनानी नहीं आती। निकोलस वन ने उसी वक्त वो माफीनामा फाड़कर फेंक दिया। उसने हुक्म दिया, ऐसी बात है तो चलो इसे गलत साबित कर देते हैं। और अगले दिन ही रेलिव्यू को फिर से फांसी के तख्ते तक लाया गया और बदकिस्मती से इस बार रस्सी नहीं टूटी। एक बार जब आप कुछ बोल देते हैं तो अपने वर्ड्स दोबारा वापस नहीं ले सकते, तो जो बोले सोच समझ कर बोले। हो सकता है कि आपकी किसी बात का बाकी लोग बुरा मान जाए या फिर आप खुद ही मुसीबत में फंस जाए। जैसा कि कहावत है, कम बोलने से कम गलतियां होंगी। बातें हैं इस समरी के कंक्लूजन पर। ये बस कुछ एडवाइसेज है जो आप अपनी डेली लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। ये ना सिर्फ उनके लिए यूजफुल है जो पावरफुल बनना चाहते हैं, बल्कि आप दूसरों के साथ अपने रिलेशनशिप इंप्रूव करने के लिए भी इन्हें यूज कर सकते हैं। कभी भी अपने मास्टर से आगे मत बढ़िए। को इस बात से भी समझ सकते हैं कि जो लोग आपकी हेल्प करते हैं उनका एहसान हमेशा मानिए। अपने दुश्मनों को यूज कीजिए, इससे मतलब है कि लोगों की गलतियों को माफ करके उन्हें एक मौका दें। अपने ट्रू इमोशन को छुपाकर रखने से आप हम्बल और अनअज्यूमिंग बने रहेंगे। कम बोलकर आप और भी बेहतर इंसान बन सकते हैं। इस किताब को पढ़कर जरूरी नहीं कि आप कोई पॉलिटिशियन बन जाएं, मगर कुछ न कुछ तो जरूर सीखेंगे। तो इसी के साथ ये बुक समरी यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद है कि आपको ये बुक समरी बहुत पसंद आई होगी। धन्यवाद।